अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोमिटेक और आज हमारी आईटी की दूसरी क्लास है जिसमें हम सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको प्रीवियस क्लास के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। इससे पहले हमने जो है पहली क्लास में इस आईटी के इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस हवाले से मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। और इसके पहले चैप्टर का हमने जो है स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया था। और उसके बाद मैंने आपको इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट क्या हैं, जिसमें मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बताया था और फाइनली हमने स्टोरेज के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम कंप्यूटर हार्डवेयर की तरफ गए थे जहाँ पर हमने कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन किया था, जिसमें सुपर कंप्यूटर है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर जो लार्ज सिस्टम होता है ग्लोबल प्रिडिक्शन और मॉलिक्यूलर मॉडलिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में आपको मैंने बताया था कि ये मोस्ट पावरफुल है लेकिन टिपिकली सुपर कंप्यूटर से लेस पावरफुल है। तो उसके बाद मैंने आपको मिनी कंप्यूटर के बारे में बताया कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये कि लेस पावरफुल, दोनों से लेस पावरफुल होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से। उसके बाद डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप पीसीज वगैरह। उसके बाद हमने बात की पोर्टेबल और लैपटॉप नोटबुक कंप्यूटर। ये भी बिल्कुल पीसीज की तरह होते हैं, जिस तरह इनमें ये बिल्कुल उसी के सिमिलर है डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के, लेकिन जो है मच स्मॉलर एंड पोर्टेबल होता है। आगे हमने बात की थी हैंड हेल्ड कंप्यूटर की, जो कि जिसमें हमें बताया गया था कि आज की बहुत तेज़ी से टेक्निकल एडवांसमेंट जो कि दुनिया में टेक्नोलॉजी की दिन ब दिन बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र अब जदीद टेक्नोलॉजी में जिस तरह एडवांसमेंट आ रही है उसी तरह हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो कि हमारे सिंपल स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन वगैरह टच सेंसिटिव इनपुट स्क्रीन जो कि ज़्यादा फंक्शनैलिटी उनके अंदर पाई जाती है हमारे पीसीज और लैपटॉप्स के कंपेयर करें तो हम। उसके बाद आज जो है हम ब्रीफली डिस्कस करने लगे हैं सिस्टम आर्किटेक्चर को, जिसमें हम सिस्टम आर्किटेक्चर सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज और इसके अलावा क्लाइंट क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, सर्वर फाइल सर्वर, नेटवर्क सर्वर ईटीसी के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। हम पहले सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर की, जिसमें हमें वो बताता है कि द टर्म सिस्टम आर्किटेक्चर रेफर टू द वे in which the components of the computer system such as printer, PC, storage device are linked together, how they interact। अच्छा जी, सिस्टम आर्किटेक्चर वो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है जिसमें हम प्रिंटर, पीसी, स्टोरेज डिवाइसेस का आपस में इंटरेक्शन या आपस में मिलाप के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जो है इसकी दो टाइप्स हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर क्या होता है? सेंट्रल आर्किटेक्चर इन्वॉल्व ऑल डिसीजन एंड प्रोसेसिंग बीइंग परफॉर्म ऑन अ सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर। सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर वो कंप्यूटर है जो कि एक सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें सिर्फ हम, जिस तरह ये हमारा अपना सेंट्रलाइज है जो कि दूसरे किसी भी नेटवर्क के साथ अगर कनेक्ट ना हो तो। और डिसेंट्रलाइज क्या चीज़ है आर्किटेक्चर? इसमें वो हमें बताता है कि डिसेंट्रल आर्किटेक्चर सेपरेट द प्रोसेसिंग पावर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन at the several different locations. This is the typical of modern work given the significant processing power of modern PCs। इसमें वो हमें बताता है कि जो डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर है वो एक मुकम्मल प्रोसेसिंग पावर है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक होता है। दिस इज़ टिपिकल मॉडर्न वर्क प्लेस। ये टिपिकली हमारी जो है ना जदीद वर्क प्लेस है। सिग्निफिकेंट प्रोसेसिंग पावर टू द मॉडर्न पीसीज, जो कि हमारे मुख्तलिफ मॉडर्न पीसीज में पाई जाती है।
इसकी हम अगर कॉमन सी मिसाल लें तो हमारा नादरा ऑफिस का जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसमें एक इस्लामाबाद से नादरा की मेन ब्रांच जो है वो तमाम नेटवर्क को तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सिटी लेवल पर सबको मैनेज कर रही है। वो एक हमारी डिसेंट्रलाइज है, जिसमें एक ही नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे पीसीज कनेक्ट होते हैं। इसी तरह अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें एक नादरा ऑफिस की, तो उसमें भी एक हमारा मेन ऑफिस होता है जो कि मैनेजर जिसे हैंडल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, और उसी के साथ काफ़ी सारे पीसीज, काफ़ी सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं, तो इसे हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। आगे हमें वो बताता है टिपिकल टाइप ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड लेन। जो नॉर्मली हमारी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की टाइप है उनमें लेन आ जाता है, वेन आ जाता है, वी लेन आ जाता है, सैन आ जाता है, विहाइल टोलोपोजीज टोपोलॉजीज आ जाता है इसमें, लाइक स्टार नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, बस नेटवर्क और ट्री नेटवर्क। तो जो इसके एब्रीवेशन दिए हुए हैं हमें, जिसमें लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी हमारा लोकल यूज़ में जो नेटवर्क यूज़ होता है। जिस तरह हमारे अगर स्कूल की कंप्यूटर लैब को ले लें, जिस तरह मैंने नेटवर्क की बात की, नादरा ऑफिस की बात की, उसको ले लें तो वो हमारे लैन में आ जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में, जो कि बहुत सारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है। आगे वेन है वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें जो है हमारे पूरे कंट्री का रिकॉर्ड भी आ सकता है, पूरे ओवरऑल नादरा ऑफिस के भी आ सकता है, मुख्तलिफ स्कूल्स का एक नेटवर्क आ सकता है, वो वाइड एरिया हो जाता है कि बहुत फैला हुआ नेटवर्क। वीलैन नेटवर्क ये वायरलेस लोकल नेटवर्क है। जिस तरह हमारे इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है उसे एक ही कंप्यूटर पर ही मैनेज किया जाए, तो हमारा मुख्तलिफ यानी हमारी लाइन जाती है वायरलेस के ज़रिए हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। आगे हमारा स्टोरेज नेटवर्क है, ये भी बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह हमारा फ्लैश है, यूएसबी है, उसमें हमारा डेटा सेव होता है। इसके बाद जी हम बात करते हैं सेन हमारा हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारी जो हैं टाइप्स हैं जो कि नेटवर्क को हमारे को मैनेज करती हैं, जिसमें स्टार नेटवर्क आ जाता है, और उसके अलावा हमारा बस नेटवर्क आ जाता है, रिंग नेटवर्क आ जाता है। आगे हम बात करते हैं, ये हमारा यहाँ तक हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। अगर फिर भी नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कंप्यूटिंग क्या चीज़ है। हम क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के बारे में हमें बताया होगा। इसमें जी क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग डिस्क्राइब one level of interaction found between the computer in the system architecture. Client server computing, it describe the one level of interaction between computer in the system architecture. ये भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है जो कि एज अ क्लाइंट काम करता है। एक लेवल, एक यानी कंप्यूटर सिस्टम को मुख्तलिफ कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान मिलाप करवाता है, उनका कनेक्शन करवाता है, उसे हैंडल करता है, उसे हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। जिसमें हम सबसे पहले सर्वर के बारे में बताया गया है। सर्वर इज द मशीन दैट इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग द पार्टिकुलर फंक्शन और सर्विसेज रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट विद इन द नेटवर्क सिस्टम। सर्वर क्या चीज़ है? सर्वर एक मशीन है दैट इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग अ पार्टिकुलर फंक्शन और सर्विसेज रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट विद इन द नेटवर्क सिस्टम। सर्वर एक मशीन का नाम है जो कि पार्टिकुलर फंक्शन और सर्विसेज प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट विद इन द नेटवर्क सिस्टम। जिस तरह के क्लाइंट उन्हें सर्विसेज की रिक्वेस्ट करता है, यानी वो सर्वर जो है एक मशीन है जो कि क्लाइंट की हिदायत के मुताबिक वर्क करता है, फंक्शन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन वो अपने आप से नहीं करता। जिस तरह क्लाइंट हमें उन्हें रिक्वेस्ट करता है वो इसी तरह का हमें आउटपुट देता है। सर्वर कैन रेंज इन पावर from top end to super server capable of driving thousands of network user to low end server which are typically powerful personal computer. Different types of server might include file server, network server, print server, email server and fax server.
यहाँ हमें बताया सर्वर बहुत से मुख्तलिफ टाइप्स में फैला हुआ है। टॉप एंड और सुपर सर्वर कैपेबल टू बिल्कुल लो एंड सर्वर विच आर टिपिकली पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम। यानी हमारे छोटे से हमारे अपने पर्सनल पीसी या पर्सनल कंप्यूटर से लेकर हाईली टॉप सुपर पावर तक एक नेटवर्क फैला हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर माइट इंक्लूड फाइल सर्वर, नेटवर्क सर्वर, प्रिंट सर्वर, ईमेल सर्वर एंड फैक्स सर्वर। और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ सर्वर की इकसाम में, मुख्तलिफ टाइप्स में, मुख्तलिफ काइंड में जो है फाइल सर्वर शामिल है, नेटवर्क सर्वर शामिल है, प्रिंट सर्वर शामिल है, ईमेल सर्वर शामिल है और फैक्स सर्वर शामिल है। तो फाइल सर्वर क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फाइल सर्वर आर यूज टू मैनेज द डेटा files that are accessible to use the network. All the shared data file for the system held on the file server or are accessible through the file server. फाइल सर्वर जो है वो मैनेज डेटा को फाइल करता है that are accessible to use users of network. फाइल सर्वर हमारे में डेटा को मैनेज करता है जो कि हमारे नेटवर्क के साथ एक्सेसिबल होती हैं। ऑल द शेयर डेटा फाइल आर, इसमें जो है हमारी तमाम डेटा शेयर फाइल जो है वो सिस्टम को ये कंट्रोल करता है फाइल सर्वर और थ्रो द फाइल सर्वर, थ्रो फाइल सर्वर, हेल्ड ऑन द फाइल सर्वर और एक्सेसिबल थ्रू द फाइल सर्वर। ये जो है हमारा जितना भी डेटा शेयर होता है उसको देखता है, उसको कंट्रोल करता है, उसी फाइल सर्वर के जरिए हमारी जो है हमारा डेटा शेयर होता है। नेटवर्क सर्वर के जरिए क्या होता है, यूज टू रूट द मैसेज फ्रॉम टर्मिनल टू अदर इक्विपमेंट। इसमें वो हमें बताता है कि ये हमारे मैसेज को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि नेटवर्क सर्वर मैनेज द कंट्रोल ऑफ रूटिंग द मैसेज विद इन द कंप्यूटर नेटवर्क। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो है नेटवर्क सर्वर हमारे जो है मैनेज करता है, कंट्रोल करता है रूटिंग ऑफ मैसेज विद इन द कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं कि हमें दिया गया है सीपीयू क्या होता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीपीयू, जो कि हम अब ब्रीफली इसे एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। तो हमें वो बताता है कि इंट्रोडक्शन में सीपीयू वो जो है ये एब्रीविएशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन में वो हमें क्या बताता है, हम पढ़ते हैं द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो सीपीयू है। आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे जिस्म का जो मेन पार्ट है वो दिमाग है। अगर दिमाग सही कंडीशन में नहीं होगा तो हमारे जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं, उसके जो है फंक्शंस प्ले नहीं हो सकेंगे। इसी तरह कंप्यूटर का भी ब्रेन है जिसे हम कहते हैं सीपीयू, समटाइम रेफर टू एज द माइक्रो प्रोसेसर। बाज़ात हम इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाहिर करते हैं। तो इसके हम दिस पार्ट कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेटरी दैट द कंप्यूटर नीड्स टू मैनिपुलेट द डेटा एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। द सीपीयू इज वेयर द मोस्ट कैलकुलेशन टेक प्लेस। इसमें वो हमें बताता है ये पार्ट जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेटरी को कंटेंट रखता है। जो कंप्यूटर नीड टू मैनिपुलेट डेटा, हमारे डेटे को उसका काम तक पहुंचाना अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू का काम है। द सीपीयू इज वेयर द मोस्ट कैलकुलेशन टेक प्लेस। सीपीयू जो है सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन के काम सर अंजाम देती है। तो सीपीयू में ही सर अंजाम पाते हैं कैलकुलेशन के जितने भी काम। Despite the incrementality, vast amount of electric circuitry contained with the CPU is actually physically incrementability somehow। वो कहता है जितना CPU का काम है एक्चुअली फिजिकली जो है ये बहुत ही छोटा सा है, लेकिन जो हमारा इसका हमारी फाइल्स को, हमारे डेटे को मैनेज करना ये बहुत ही बड़ा काम है। बिल्कुल इसी तरह के हमारे जिस्म के तमाम हिस्से बहुत बड़े हैं, लेकिन जो दिमाग है हमारा वो बिल्कुल छोटा सा है। अगर उसमें अगर कोई नुक्स आ जाता है तो वो हमारे पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। इसी तरह बिल्कुल इसमें भी सीपीयू का भी बिल्कुल इसी तरह का काम है कि अगर फिजिकली वो बिल्कुल छोटा सा है लेकिन उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेटरी कंटेंट
है या उसके जो है फंक्शन है वो बहुत लार्ज है। कंसिडर जस्ट नाउ पावरफुल योर स्मार्टफोन इज रिसेंटली स्मॉल कंप्यूटर येट इट फिट्स इन योर पॉकेट। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि हमारा एक स्मार्टफोन है वो हमारी पॉकेट में आ जाता है, लेकिन वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा और कितने बड़े बड़े फंक्शन जो है हमारे परफॉर्म कर रहा है। तो इसके बाद वो हमें सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में बताता है। सीपीयू के कंपोनेंट्स कितने हैं? द सीपीयू कंप्राइज द थ्री बेसिक कंपोनेंट। सीपीयू के तीन बेसिक कंपोनेंट हैं, जिसमें नंबर वन कंट्रोल यूनिट आ जाता है, दूसरा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और नंबर थ्री रजिस्टर्स। तो हम इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो है इस इधर उसमें हमें मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी कोर प्रोसेसिंग के बारे में डिफरेंस बताया है, जिसको हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम इसके कंपोनेंट की तरफ जाएंगे। तो modern CPUs are so fast that the typical PCs is capable for executing main instruction every second. It is possible for the computer node to contain more than one CPU. This is called multiprocessing unit. Furthermore, the some microprocessor can contain multiple CPUs on a single chip. This is called multi-core processing G. तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या चीज़ है और मल्टी कोर प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, तो वो बताता है कि मॉडर्न पीसीज आर सो फार टिपिकल पीसीज आर कैपेबल of instruction every second. It is possible computer know the content more than one CPU. This is called multiprocessing. मल्टीप्रोसेसिंग यूनिट का से मुराद के मोर देन वन पीसीज पर मुख्तलिफ काम का हो जाना वो मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। लेकिन फर्दर मोर द सम माइक्रो प्रोसेस कैन कंटेन मल्टीपल सीपीयूज ऑन अ सिंगल चिप, यानी एक ही सिंगल चिप पर बहुत सारे कंप्यूटर का परफॉर्म देना। जिस तरह हम कह सकते हैं कि जी एक ही एलसीडी पर कैमरे के मुख्तलिफ डायरेक्शन हमारे पास आती है, जिसे हम स्प्लिट स्क्रीन का नाम देते हैं। यानी एक ही कंप्यूटर के ऊपर, एक ही सिस्टम के ऊपर, एक ही सिंगल चिप के ऊपर हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टी कोर प्रोसेसिंग। और मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, वो एक ही सिस्टम, एक ही वर्क हो, एक ही फंक्शन हो, लेकिन वो मुख्तलिफ सिस्टम्स पर परफॉर्म दिया जा रहा हो। जिस तरह नादरा का मैंने आपको बताया, नादरा ऑफिस में काम एक ही हो रहा होता है मुख्तलिफ डेस्क पर, डेस्क नंबर 1, डेस्क नंबर 2 पर, लेकिन वो मुख्तलिफ सिस्टम पर हो रहा होता है। लेकिन मल्टी कोर प्रोसेसिंग क्या है कि एक ही सिस्टम में तमाम कंप्यूटर्स को मैनेज करना वो मल्टी कोर प्रोसेसिंग कहलाता है। As well as the component of CPUs, you also need to understand the following concept. इसके अलावा वो कहता है कि सीपीयू के अलावा आपको ये जो दिए गए फॉलोइंग कंसेप्ट को भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो सिस्टम बस, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, कैशी, मदरबोर्ड के बारे में हमें बताता है। तो उससे पहले हम जो है हमने कंपोनेंट का कहा था, हम जो है कंपोनेंट को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम इनके सिस्टम बस, रैम, कैशी और मदरबोर्ड की तरफ भी जाएंगे। ठीक है जी। सेंट्रल यूनिट क्या चीज़ है? सेंट्रल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा। सीयू इसका जो है एब्रीविएशन है, सिंपल वर्ड इसका सीयू है और एब्रीविएशन कंट्रोल यूनिट है। द कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? हमारे इंस्ट्रक्शन और डेटा को मैनेज करने में, या इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हिदायत को पहुँचाने का काम देता है। द कंट्रोल यूनिट एक्सट्रैक्ट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। ये जो है या बस, ये बस के ज़रिए, या बस क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। एक पाथवे है जहाँ से वो हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन लेता है, डिकोड देम, और फिर इन्हें पढ़ता है, इनके मुताबिक जो इंस्ट्रक्शन उसे दी गई होती है, देन द एक्सिक्यूट देम बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइड, और फिर इसे जो डेटा इसे प्रोवाइड किया जाता है उसके मुताबिक इसे नेक्स्ट जहाँ उसे पहुँचाना होता है वहाँ पर प्रोवाइड करता है।
The control unit also control input and output devices, all the passing of data to the ALU component. तो कंट्रोल यूनिट यानी CU जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है और पासिंग ऑफ डेटा और हमारे जो उससे वहाँ से जो डेटा लेता है इनपुट और आउटपुट से उसे ALU तक पहुँचाता है फॉर फर्दर इसके ऊपर काम करने के लिए। तो फिर उसके बाद ALU को जो काम मिलता है वो इसका क्या करता है, इसे हम पढ़ते हैं। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जो है परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ALU को जो CU इंस्ट्रक्शन देता है वो इन इंस्ट्रक्शन को मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। इन इंस्ट्रक्शन की जो इन्हें प्रोवाइड की जाती है किसकी तरफ से दी जाती है, कंट्रोल यूनिट की तरफ से। ALU इनको पढ़ता है। आगे ALU कंप्राइज द कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड एंड परफॉर्म मेनी अदर कैलकुलेशन। ALU इनको कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी से गुजारता है और फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवाइड और परफॉर्म कर देता है मेनी अदर कैलकुलेशन की तरफ। तो ये हमारा ALU का काम हो गया। ये हमें यानी जो डेटा CU को दिया जाता है CU इसे इम्प्लीमेंट करता है, इसे पढ़ता है, इसकी इंस्ट्रक्शन को देखता है सबको और डेटा को आउटपुट और इनपुट को, फिर वो ALU को दे देता है। ALU इसके बारे में कैलकुलेशन करता है यानी सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवाइड भी कर सकता है और अदर कैलकुलेशन भी। Note that describe the semi-data limitation that we have been performed the computer nowadays. They built up CPUs essential only to perform the arithmetic operation, comparison of calculation result, other value selection, next instruction। इसमें जो हमें बताता है कि आज के दौर में जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो CPUs के ऊपर वो सारी परफॉर्म किस चीज़ से दी जाती हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन के जरिए, यानी इन्हें ALU ही इंस्ट्रक्ट करता है। अगर हमारी मोबाइल फ़ोन में कंप्यूटर में जितनी कैलकुलेशन है जितना डेटा है उसे कौन कंट्रोल करता है, ALU कंट्रोल करता है। ALU कंट्रोल करने के बाद इसे कहाँ पर दे देता है, रजिस्टर को। रजिस्टर क्या चीज़ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रजिस्टर्स आर द स्पेशल मेमोरी लोकेशन विद इन द CPU। ये CPU के साथ स्पेशल मेमोरी लोकेशन है डेट कैन बी एक्यूज एक्सट्रीमली फास्ट, जो कि बहुत तेजी से काम करते हैं। These are used to store the data and execute next by the control unit। ये ALU की तरफ से जो कैलकुलेशन होती है, जो डेटा होता है, जो इसे वो रजिस्टर्स को देता है। रजिस्टर्स जो वो है इस इंफॉर्मेशन और इस डेटे को जो है स्टोर करती हैं और आगे कंट्रोल यूनिट को प्रोवाइड करती हैं। अब हमने क्या पढ़ा, इसमें हमें क्या चीज़ सीखने को मिली है, देखेंगे। CPU हमने पढ़ा, CPU के बारे में उसने हमें बताया कि इसके कंपोनेंट भी होते हैं, लेकिन उस कंपोनेंट को पढ़ने से पहले उसने हमें बताया कि आपको पहले सिस्टम बस, रैम, ALU, कैशी, मदरबोर्ड के बारे में जानना लाजमी है। और तो हमें कंपोनेंट के बारे में बताया। कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो है हमारा इनपुट आउटपुट से इंफॉर्मेशन लेता है, डेटा लेता है। सिंपली उस डेटे को वो ALU को दे देता है। ALU क्या करता है, वहाँ पर डेटे को कैलकुलेट करता है, सब्ट्रैक्ट मल्टीपल जो कुछ उसने करना होता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ CU के बाद ALU ये सारा काम करने के बाद इसे ये सारी जो है इंफॉर्मेशन जो फाइनल रिजल्ट है वो रजिस्टर को दे देता है। रजिस्टर जो है मेमोरी लोकेशन है जो कि सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। इसके ऊपर काम करने के बाद वापस कंट्रोल यूनिट को दे देती है, यानी ये प्रोसेस वापस सर्कल होता है, लेकिन ALU से गुजरने के बाद। ALU क्योंकि इसे सब्ट्रैक्ट इसका रिजल्ट निकाल देता है जो कि रजिस्टर में जाता है, रजिस्टर से वापस कंट्रोल यूनिट की तरफ चला जाता है। आगे जो हम सिस्टम बस के बारे में बात करते हैं। द बस रेफर टू द इंफॉर्मेशन हाईवे विद इन द CPU। बस क्या चीज़ है, बस एक रेफर यानी तशबीह दी गई है हमें इंफॉर्मेशन पाथवे हाईवे की तरफ, जो कि CPU के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर कंपोनेंट। तो अच्छा जी, अब कंप्यूटर के कंपोनेंट यानी ALU हो गया, CPU का जो कंपोनेंट है, CU कंट्रोल यूनिट, ALU रजिस्टर, ये एक कंपोनेंट है कंप्यूटर का। बस क्या चीज़ है, बस जो है एक पाथवे है
जहाँ से ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा सारा गुजर कर जाता है और मुख्तलिफ कंपोनेंट से गुजरते हुए बंडल्स ये गुजरता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बिटवीन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मुख्तलिफ कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देता है कि आप ये डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करो। तो ये एक टीनी वायर्स की तरह होते हैं जो कि सिग्नल्स को यानी डेटा को वहाँ से कैरी करते हैं। सिंपल हम कह सकते हैं कि एक पुल की तरह काम करता है बस, जिससे इलेक्ट्रॉनिक पाथवे है, टीनी वायर्स हैं जो कि डेटा को पास करती हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की। आगे हम बात करते हैं रैम की तरफ। रैम क्या चीज़ है? ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रैम, और अक्सर यहाँ से जो है हमसे क्वेश्चन कर लिया जाता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज द मेमोरी दैट इज डायरेक्टली अवेलेबल टू प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एंड हिंस क्विक एक्सेस। रैम के बारे में वो कहता है कि एक मेमोरी है जो कि सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। रैम होल्ड डेटा इन ऑल प्रोग्राम इन करंट यूज। रैम जो है वो मौजूदा यूज़ के लिए यानी करंट यूज़ के लिए यूज़ होती है। इसका क्या मतलब है जी? आगे हम पढ़ते हैं कि रैम माइक्रो कंप्यूटर इज द वोलेटाइल विच मीन दैट कंटेंट रैम आर रेज विद द कंप्यूटर पावर इन द स्विच ऑफ। जी, तो इधर उसने ये हमें जो है बात की है कि रैम क्या चीज़ है, और ये मैं इधर आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इधर वो कलर चेंज करके ये हमें उसने हमें बताया है कि रैम करंट यूज में यूज होती है। इसका क्या मतलब है जी? तो रैम इज द, इसका मतलब ये है कि रैम जो है हमारी करंटली यूज होती है। फॉर एग्जांपल हम गेम खेल रहे हैं और या फिर हमने कोई सिस्टम ओपन किया हुआ, अगर हम सिस्टम को ऑफ कर देते हैं तो अगर हम ऑन करें तो हमें वहीं पर गेम खेलती हुई नज़र नहीं आएगी, बल्कि वो सिस्टम को करंट यूज़ में यूज़ होगी। उसके बाद हम दोबारा जब सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो प्रीवियस प्रोग्राम जो है वो सारे रेज हो चुके होंगे। ये होता है रैम का काम, सिर्फ जो करंट यूज़ में यूज़ होती है। ये बात मैंने आपको बताई, इसे मैं दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। रैम का काम है कि जो है डेटा और प्रोग्राम्स को सिर्फ वो होल्ड करती है करंट यूज़ के लिए। जैसे ही हम सिस्टम को ऑफ कर दें तो वो सिस्टम के साथ सारी चीज़ें जो हमारी विंडोज़, जो हमारे टैग, जो हमारे पिन टैब ओपन हुए होते हैं वो भी उसके साथ रेज हो जाते हैं एज कंप्यूटर स्विच ऑफ। जैसे ही कंप्यूटर का स्विच हम ऑफ करते हैं उसके बाद हमें वो बताता है कि बी केयरफुल कंफ्यूज रैम एंड रोम। इसी के साथ एक रोम भी है इसके अल्टरनेट। ठीक हो गया? तो वो कहता है कि आपको इस हवाले से केयरफुल होना पड़ेगा इनके डिफरेंस के हवाले से। रैम विच स्टैंड फॉर रीड ओनली। रोम क्या चीज़ है? रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम इज द मेमोरी दैट चिप इनटू fixed program are written permanently at the time of computer manufacture. When the switch of PCU may see reference BIOS basic input output system which part of maintain program needed control, for example the जी। तो इसमें वो हमने रैम में क्या पढ़ा था कि रैम वो है जहाँ जो कि करंट यूज के लिए यूज होती है और तमाम प्रोग्राम साथ कंप्यूटर ऑफ करने के साथ साथ स्विच ऑफ करने के साथ रेज हो जाते हैं। लेकिन जो है रोम में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर परमानेंटली प्रोग्राम होते हैं। यानी हम अगर उन्हें बंद भी कर दें, हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये नीचे जो टैब दिए हुए हैं फोटोशॉप, कोरल ड्रा, क्रोम, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईटीसी, जितने भी ये प्रोग्राम दिए हुए हैं, अगर हम ये सारे हमारे परमानेंट हैं, अगर हम इन्हें पिन टू टास्क बार ना करें तो ये रेज हो जाएंगे। रेज हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये रैम है। और ये हमारे अगर पिन टू टास्क बार हुए हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल स्विच ऑफ कर देते हैं और दोबारा स्विच ऑन करते हैं तो ये जो है हमें इसी तरह फंक्शन हमें मिलेंगे। इसका मतलब है ये हमारा रोम है, परमानेंटली टाइम कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। जब कंप्यूटर बनता है तो ये परमानेंटली इसमें ये चीज़ तो पिन होने की सूरत में, लेकिन फिर भी हमने रैम कहना फिर भी मुनासिब नहीं है। लेकिन जो हमारे
कंप्यूटर डिस्प्ले है, दिस कंप्यूटर है। अगर हम बात करें, ये जो हमारे इसके ऊपर ये जो फंक्शन पर है, ये हमारे कंप्यूटर के साथ ख़त्म नहीं होते। ये जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ये जितनी चीज़ें पड़ी हैं, ये पिक्स पड़ी हैं, ये जितने भी ऐप्स पड़ी हैं, ये अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हमारे ये रेज नहीं होंगे, साथ रहेंगे, तो हम इन्हें रोम का नाम देंगे। इसके अलावा जो है रैम जो है वो हमारे सारे जो फंक्शन चल रहे होते हैं उन्हें बिल्कुल दोबारा वापस नहीं लेके आ सकते हम। फॉर एग्जांपल रोम में कीबोर्ड है, स्क्रीन है, डिस्क ड्राइव है जो इसके अंदर लगी हुई है, तो वो तो रेज नहीं होती। ठीक हो गया। आगे हो गया कैशी। द कंसेप्ट ऑफ कैशी इन्वॉल्विंग द स्टोरिंग रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन सो इट कैन बी क्विकली access to later time common type of cache include। कैशी क्या चीज़ है? कैशी एक स्ट्रॉन्गली हमारी जो है ना ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम इसे कह सकते हैं रिसाइकल बिन में जो हमारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, एक दफ़ा डिलीट की हुई चीज़ें हम दोबारा उन्हें वापस ले आना, वो हमारी कैशी होती है। प्रोसेसर कैशी क्या चीज़ है? प्रोसेसर कैशी दिस इज इंक्रेडिबली स्मॉल कैशी दैट इज either directly within the CPU or level 1 cache or very close level 2 cache. Processing cache might contain the blocks of data such as frequently used instruction. For example, हमारी जो हमें प्रीवियसली इंस्ट्रक्शन दी हुई है, अगर वो हमसे डिलीट हो जाती है तो हम जो है इन्हें प्रोसेसिंग कैशा कहते हैं, वापस अगर हमने मंगवा लें। फ्लैश का डेटा हो गया etc। आगे मेमोरी कैशा है। लार्ज देन प्रोसेसिंग कैशा रेफर टू द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग द स्मॉल पार्ट ऑफ रैम एज कैशी विद एप्लीकेशन आर रनिंग। ये हमारी वो कैशी हैं, मेमोरी कैशी हैं जो कि स्मॉल होती है प्रोसेसर कैशी से, जिसमें यूजिंग स्मॉल रैम सच एप्लीकेशन जो हमारी डिलीट हो जाती हैं, अगर हम उन्हें दोबारा वापस फाइंड कर लें तो वो memory cache हो जाते हैं। Disk cache में is the larger still describe the proportion external system of storage used cache. For example, typical disk cache 1 terabyte hard drive might be between 32 से, ये MCQ आ सकता है आपका, 1 terabyte hard drive might be between। फॉर एग्जांपल ये हमारा डिस्क कैशी जो है वो पोर्शनल है एक्सटर्नल सिस्टम स्टोरेज दैट यूज कैशिंग। फॉर एग्जांपल टिपिकली कैशी एक डिस्क के अंदर जो हमारा डेटा हुआ होता है उसको हम डिस्क कैशी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेट्राबाइट ड्राइव जो है वो बिटवीन 32 टू 64 मेगाबाइट के इक्वल होती है। ब्राउजर कैशी क्या है? occur when the web page or the component of web page are temporarily saved in the memory for the future reference. This speed up web browsing as browser program does not need to wait to save the page re-download from the internet। ब्राउजिंग कैशी वो है द कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल हमने गूगल क्रोम पर कोई चीज़, कोई टैब खोला हुआ है और हम सिस्टम को वापस कर दें तो ये दोबारा नहीं आता। तो पेजेस हमारे जो हैं फ्रॉम इंटरनेट के, इन्हें हम अगर री डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन हमारे सिस्टम की हिस्टोरी में खड़े रहते हैं, हिस्ट्री में खड़े रहते हैं, तो इसे हम कैश ब्राउजिंग कहते हैं। आगे जो है लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो मदरबोर्ड का है। द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर थ्रू विच all the various components are connected to the some components such as CPU or RAM are plugged in directly into the motherboard and communicate through the buses internet motherboard. Other components such as input output devices, storage devices access motherboard through the various internet। motherboard is the main circuit board of the computer through which all the various components of the connect। ये एक मेन कंपोनेंट है जिससे ऑल वेरियस कंपोनेंट जो जुड़े हुए होते हैं। सम कंपोनेंट सच एज सीपीयू रैम प्लग इन डायरेक्टली इनटू मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के साथ सीपीयू रैम और ये सारे प्लग करते हैं हम, जिसे हम कीबोर्ड के वगैरह या दूसरी डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जी, तो ये आज तक का हमारा टॉपिक था जो हमने आज मदरबोर्ड पर एंड कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसे नेक्स्ट ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी है। आगे हम जो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, टच सेंसिटिव MIRC OMRC। आगे जो है हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं। जैसे ही ये चैप्टर एंड होगा हम इस चैप्टर का एक
MCQs नल टेस्ट भी रखेंगे, जिसमें MCQs होंगे जो कि मैं आपको यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।